हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विनय कुमार बिन एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूब बाय विनय सर में। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, सोल्यूशन को कितने कंसंट्रेशन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूले भी बताए थे कि डायरेक्ट कंपटीशन में जेई नीट में क्वेश्चन अगर आपको बेसिक से नहीं करना है, कम टाइम में करना है, तो स्पेशल फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी टर्म के बारे में। सोल्युबिलिटी होता क्या है, और किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, और किसी गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्यूट में डिजोल्व करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सोल्युबिलिटी टर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोल्युबिलिटी होती क्या है, ठीक है। सोल्युबिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए अपने पास एक बीकर है, ठीक है, अपने पास एक बीकर है और इसमें मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया, वाटर एज अ सॉल्वेंट। आपको अच्छे से पता है कि वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, मोस्ट ऑफ चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। आपसे कोई पूछे कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, तो आप इतना बोल दो कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना अच्छा क्या होता है, कोई चीज़ उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट क्या ले लिया, H2O। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर सॉल्यूट क्या ले लिया, सॉल्ट। ये अपना क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्ट हमने ले लिया। अब इसको इसमें डिजोल्व करना है, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर पे। पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होगा एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी स्पेसिफिक सॉल्यूट में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट उस सॉल्वेंट में डिजोल्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, दैट कैन बी dissolved in specific solvent to form saturated solution at given temperature and pressure, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ से टर्म आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं आगे बताऊंगा इन टर्म के बारे में डिटेल में। फिलहाल आप अभी के लिए इतना जान लीजिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का और ज्यादा अमाउंट क्या हो, उसमें डिजोल्व ना हो सके, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और मतलब मैक्सिमम अमाउंट तक डिजोल्व हो जाए, उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसी ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं वो सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। तो इसका डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व और नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सोल्युबिलिटी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिजोल्व हो रहा है एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर को, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। तो सोल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, गैस का हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड टर्म आता है यहाँ पर टेम्परेचर का, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या था डियर स्टूडेंट,
टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर यहाँ पे दो केस आते हैं, ठीक है। आप लोग ने 11 में पढ़ा होगा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। आपने दो टर्म सुना होगा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर कहीं भी आएगा तो वहाँ पे दो केस आएगा, एक होगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जब भी होगा तो वहां पर बच्चा लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एक चीज और आप जान लीजिए, डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है बच्चा लोग, नेगेटिव होती है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट क्या होगा, डिजॉल्व होगा। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म आता है फैक्टर अपना, दैट इज प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक तो होगा यहाँ पर सॉलिड, दूसरा होगा यहाँ पर लिक्विड, और तीसरा होगा यहाँ पर गैस। तो प्रेशर का जो इफेक्ट आता है सॉलिड लिक्विड में इन कंपैरिजन टू गैस क्या होता है, वेरी लेस होता है, मतलब इनसे कंपेयर करें इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किसका, प्रेशर का। और यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट आएगा, इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे या गैस को डिजोल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में 1 बाय 1 फैक्टर की बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ठीक है, और हमने ये टर्म फैक्टर देखा कि सॉल्युबिलिटी जो होता है टर्म, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। 3 फैक्टर थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, वहां पर हम पोलैरिटी की बात करेंगे। और नेक्स्ट जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर में दो केस आते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और डेल्टा एच की वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नेगेटिव होता है। और लास्ट जो फैक्टर था प्रेशर, प्रेशर में यहाँ पे 3 टर्म है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैस के कंपेयर में सॉलिड एंड लिक्विड क्या होते हैं, बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो इन पे जो प्रेशर का इफेक्ट आता है बहुत ही कम आता है इन कंपेरिजन टू गैस। तो गैस में यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड एंड लिक्विड में नहीं देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। यहाँ पर मैंने सॉल्यूट क्या ले लिया, सॉलिड, एंड सॉल्वेंट क्या ले लिया, लिक्विड। तो किसी भी सॉल्यूट को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे कैसा इफेक्ट आता है, किस तरह से हमें होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप लोग ने 11th में बॉन्डिंग चैप्टर में सुना होगा कि पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, और नॉन पोलर क्या होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, H2O, तो वाटर कैसा होता है, वाटर जो होता है बच्चा लोग पोलर सॉल्वेंट होता है। मतलब H2O की बात करें तो यहाँ पर H इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
तो पोलर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। इसी तरह से भी हम पहचान सकते हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या हो डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है, जिनका क्या हो डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है नहीं, ये क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं पोलर सॉल्यूट या फिर पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर क्या है बच्चा लोग पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर को ये देखा गया है कि वाटर में अगर हम कॉमन सॉल्ट ले लो NaCl ले लो या फिर शुगर को डिजोल्व करो तो आपने देखा है आसानी से क्या होता है डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, डिजोल्व, ठीक है, ये डिजोल्व हो जाता है। बट अगर हम कुछ अदर लिक्विड की सॉल्वेंट की बात करें तो जैसे अदर सॉल्यूट की बात करें जैसे मान लो CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, हम बात करें बेंजीन की C6H6 हो गया, ठीक है, हम बात करें क्या नैप्थलीन की, ठीक है, नैप्थलीन, और बात करें हम एंथ्रासीन की, ठीक है। तो ये सब ऐसे सॉल्यूट हैं, लिक्विड सॉल्यूट हैं जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं नॉट डिजोल्व, नॉट डिजोल्व, ठीक है। ये क्या होते हैं शुगर एंड ये सब डिजोल्व हो जाते हैं। और अगर हम ले लें कि मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया, मान लीजिए हमने क्या ले लिया बेंजीन ले लिया, तो बेंजीन जो होता है वो क्या होता है बच्चा लोग यहाँ पर ये क्या है पोलर है, ठीक है, और बेंजीन जो होता है वो क्या होता है नॉन पोलर होता है। तो इसमें ये देखा गया है कि इसमें अगर हमने सॉल्ट को डिजोल्व किया, ठीक है, वाटर को डिजोल्व किया या फिर हमने इसमें शुगर को डिजोल्व किया तो ये क्या होते हैं इसमें नॉट डिजोल्व होते हैं, नॉट डिजोल्व होते हैं। और अगर हमने बेंजीन में बाकी सब डिजोल्व किया CCl4 ले लिया, ठीक है, बेंजीन खुद ले लिया या फिर हमने नैप्थलीन ले लिया, नैप्थलीन ले लिया या फिर एंथ्रासीन ले लिया, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, इसमें क्या होता है चलो डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजें से क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें जो पोलर सॉल्यूट होते हैं ये सब क्या है पोलर है, ठीक है, यहाँ से आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं हो रहा, पोलर पोलर में डिजोल्व हो जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है आपके पास पोलर है और ये क्या है नॉन पोलर है। तो दोनों चीजें से हमें क्या पता चल रहा है कि नॉन पोलर में नॉन पोलर आसानी से डिजोल्व हो जाता है, नॉन पोलर में पोलर डिजोल्व नहीं होता है। तो इन सबसे एक चीज हमें ये पता चल रहा है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है कि पोलर जो होंगे पोलर पोलर में डिजोल्व होंगे, पोलर पोलर में क्या होंगे डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर जो होंगे वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। बात समझ में आई। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर हमेशा पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर हमेशा क्या होगा चलो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, ठीक है। तो ये सब जो मैंने लिखा है इसका मतलब यही समझाने के लिए कि लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होगा। अब ऑयल में ऑयल डिजोल्व करो डिजोल्व हो जाएगा, वाटर में आप ऑयल डिजोल्व करो तो नहीं डिजोल्व होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल क्या होता है नॉन पोलर होता है और वाटर जो होता है वो क्या होता है पोलर होता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इन सब का एग्जाम्पल देने का मेरा मोटो यही था कि आपको ये चीज़ समझाना कि लाइक डिजोल्व होता है मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अगर हम क्रॉस करें पोलर को नॉन पोलर में या नॉन पोलर में पोलर को डिजोल्व करें तो वो नहीं डिजोल्व होगा। बात समझ में आ गई बच्चा लोग? तो डियर स्टूडेंट, हमने सॉल्यूट पार्टिकल किस तरह से सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म है डिसोल्यूशन, सेकेंड टर्म है क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड है हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कौन सा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो इन पांचों टर्म भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पांचों टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन क्या होता है।
ठीक है। डिसोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ dissolving solute in solvent and increase its concentration, ठीक है, और called डिसोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कोई अपने पास सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अपने पास एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में हमने हर बार की तरह क्या ले लिया? वाटर एज अ सॉल्वेंट। हमने क्या ले लिया? वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब मान लीजिए हमने क्या कर रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूट आप कुछ भी मान लीजिए, हमने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं? वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं, और इस सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? इस सॉल्यूशन में क्या होगा? इंक्रीज होगा, या यूं बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और इसमें वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया। अब इसमें मान लीजिए हमने 50 ग्राम क्या कर रहे हैं? सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं। एक दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने एक और बीकर लिया और इसमें भी हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया। अब इसमें मान लीजिए मैंने क्या करा? 80 ग्राम को सॉल्ट को डिजोल्व किया, 80 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व किया। तो आपसे पूछा जाए, बताइए ए एंड बी बीकर में से किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि बी सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो आपने किस बेसिस से बोला किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? तो आपने क्या देखा? सॉल्यूट का अमाउंट जिसमें 80 ग्राम है, उसमें क्या है? 50 ग्राम है। तो आपने इसको देख के क्या बोला कि सर सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्लियर हो गया होगा? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट एंड इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है, और कॉल्ड डिसोल्यूशन। क्लियर हो गया? सीधी सी बात है, किसी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं और उसका कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड अपना जो टर्म हमें पढ़ना है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved, solution in which no more solute can be dissolved, then solute particles get separate out from solution, and this process are called crystallization. This process is called क्रिस्टलाइजेशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं, हम मान लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें हमने वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिया। अब मान लीजिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं। अब सॉल्ट को इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व होता रहेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिजोल्यूशन। अब मान लीजिए डिजोल्व कर रहे हैं, अब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इस वाटर में और ज़्यादा क्या होगा? सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। तो जो डिजोल्व नहीं होगा वो कहाँ पर जाएगा? वो सेटल धीरे धीरे क्या होगा? सेटल डाउन होना स्टार्ट करोगे इस बॉटम में एज अ क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब समझिए मैंने क्या लिखा है? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, मतलब एक सैचुरेटेड कंडीशन आ गई। सैचुरेटेड सोल्यूशन वही होता है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट क्या होते हैं? डिजोल्व नहीं हो सकते हैं।
उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड कंडीशन सोल्यूशन हो गया है, अब और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसमें डिजॉल्व जगह बचा ही नहीं तो कहाँ डिजॉल्व होगा, तो जाके कहाँ होगा, इस सोल्यूशन के बॉटम पे जाके वो क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट होने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो सॉल्ट को, जैसे मान लीजिए सैचुरेटेड कंडीशन आ गया, तो यहाँ पर जब सॉल्ट को डिजॉल्व करें तो क्या यही सॉल्ट जाके सेटल डाउन होता है, तो आंसर इज नो, ये सॉल्ट नहीं आता। जैसे ही सॉल्ट एक्स्ट्रा सॉल्ट सैचुरेटेड कंडीशन के बाद एक सॉल्ट इसमें आया तो सोल्यूशन में से कोई एक सॉल्ट का पार्टिकल का होगा जाके सेटल डाउन होगा। मतलब यही सॉल्ट, मान लीजिए ये सॉल्ट का पार्टिकल है, ये सोल्यूशन में गया तो सोल्यूशन में जो पहले से जो डिजॉल्व है वो जाके क्या होगा, सेटल डाउन होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गई कि जितने पार्टिकल इसमें डिजॉल्व होंगे उतने ही पार्टिकल क्या होंगे, सोल्यूशन से सेपरेट आउट होके बाहर जाके सेटल डाउन होंगे। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। इक्विलिब्रियम आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जितना सॉल्यूट पार्टिकल आपका इस सोल्यूशन में जाएगा उतने ही पार्टिकल क्या होंगे, सोल्यूशन से सेटल डाउन, सोल्यूशन से निकल के बॉटम पे जाके सेटल डाउन होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक आपको क्लियर होगा डिसोल्यूशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने 2 टर्म पढ़ लिए, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब 3 टर्म और हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड जो टर्म है अपना, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा, अगर आप सॉल्यूशन है उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता ही नहीं हो, ठीक है, उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved। ठीक है, solution in which no more solute can be dissolved, such solution are known as saturated solution। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को हम डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व ही ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ जो टर्म है अपना, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट क्या हो, डिजॉल्व हो सके, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड लास्ट वन, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस तरह का सॉल्यूशन क्या है, मान लीजिए अपने पास कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब उसमें सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम उसको हीट करेंगे तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होंगे और उसमें डिजॉल्व होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिख देते हैं, सैचुरेटेड solution in which solubility of solute increase by increase in temperature।
ठीक है। ऐसा सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूट का और सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उस सॉल्यूशन क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3 बंदे रखे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 3 इस तरह से। अब मान लीजिए इसका नाम क्या है, सैचुरेटेड, ठीक है, इसका नाम क्या है, अनसैचुरेटेड, और इसका नाम क्या है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मैंने देखो इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए तीन बच्चे हैं, इसका नाम है सैचुरेटेड, इसका नाम है अनसैचुरेटेड और इसका नाम है सुपर सैचुरेटेड। अब मान लीजिए इन तीनों को हमें क्या करना है, 1 आवर इन लोग को पढ़ाना है, ठीक है, 1 आवर इनको पढ़ाना है। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, मान लीजिए हमने इसको 1 आवर इसको पढ़ाया, ठीक है, तो 1 आवर पढ़ाने के बाद क्या हुआ, इसका जो भी नॉलेज था उसके बाद ये 1 आवर के बाद ये पढ़ना ही नहीं चाहता, मतलब बोला बस अब हम और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब और ज़्यादा नॉलेज ये नहीं गेन कर सकता। 1 आवर पढ़ लिया, उसके बाद अगर इसको पढ़ाए तो ये नहीं पढ़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको 1 आवर पढ़ाया, ठीक है, अब 1 आवर से ज़्यादा अगर पढ़ाना हो और इसको बोले पढ़ना है, तो ये क्या कर रहा है, 1 आवर से ज़्यादा पढ़ने के लिए रेडी है, मतलब इसमें और ज़्यादा नॉलेज देना चाहो 1 आवर के अलावा तो क्या करता है, ले सकता है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। मतलब ये कंडीशन क्या हुआ, सैचुरेटेड मतलब एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकते, ठीक है, जितना डिजोल्व होना था डिजोल्व हो गए, उससे ज़्यादा डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होगा कि इसमें क्या हुआ, और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर सके तो ये डिजोल्व हो जाए, मतलब जितना करो उतना डिजोल्व हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने उसको 1 आवर पढ़ाया, ठीक है, 1 आवर पढ़ाने के बाद ये बोल रहा है बस अब नहीं पढ़ना है, बट अगर उसको मोटिवेट करें, ठीक है, तो ये भाई एक घंटे से ज़्यादा पढ़ लो आपके लिए फायदा, तो क्या करेगा, 1 से ज़्यादा पढ़ सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। तो देखिए सैचुरेटेड क्या हुआ, ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व ना हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या हुआ, ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो सके, ऐसी कंडीशन को, ठीक है, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन से पहले वाली जो कंडीशन होती है वो होती है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड क्या हो गया, मान लीजिए सैचुरेटेड सोल्यूशन में कंडीशन आ गया, अब उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व करना है तो सोल्यूशन क्या करना होगा, हीट करना होगा, गर्म करना होगा। जब हीट करेंगे तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे और उसमें डिजोल्व होंगे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने 5 टर्म क्लियर कर लिए हैं, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये मैंने जब पढ़ा रहे तो उसके स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट जो होंगे हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, और पोलर सॉल्वेंट के लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, लाइक बेंजीन, ये सब में डिजोल्व होंगे। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो नॉन पोलर कोई भी मॉलिक्यूल है या सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर का जब भी इफेक्ट आता है तो वहाँ पर 2 तरह के प्रोसेस होता है, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। तो किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक। किसी भी एरो के ऊपर ट्रायंगल लिखा हो या हीट लिखा हो, मतलब हम हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से क्या बना, सोल्यूशन बना, और ये प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको अच्छे से पता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। थर्ड फैक्टर है प्रेशर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रेशर का सॉलिड एंड लिक्विड पे क्या होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है इन कंपेरिजन टू गैस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन सॉलिड सॉल्यूट
डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है गैस के कंपेयर में। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए जिन पे किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो ये फैक्टर आते हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब हमारे पास लिक्विड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है। अब बीकर में हमने क्या ले लिया, वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस के क्या है, मॉलिक्यूल है, इसको मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, गैसियस की मॉलिक्यूल है। तो अब गैस क्या हो रहा है, गैस, अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, आर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहला है जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। तो ये चीज हम लोग ने बात कर रखा है वैसे ही, कि जिस तरह से सॉलिड का था कॉन्सेप्ट, उसी तरह से गैसेस का सॉल्यूट है। तो पोलर जो गैस होते हैं, पोलर गैस जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, ठीक है। और अगर नॉन पोलर गैस है तो क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, पार्शियली डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, पार्शियली क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। इसका मतलब वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, तो अगर हम HCl गैस की बात करें तो ये क्या होगा, वाटर क्या है, पोलर है, HCl गैस भी क्या होता है, पोलर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर HCl है, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर में हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं, तो वाटर भी आपको पता है क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पर दोनों पोलरिटी की वजह से क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। और अगर वही हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर गैस, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ये क्या होंगे, वाटर में क्या होंगे, पार्शियली डिजॉल्व होंगे, पार्शियली क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। पार्शियली डिजॉल्व मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से अच्छे से डिजॉल्व नहीं होंगे। ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक। तो नेक्स्ट फैक्टर अपना जो है सेकंड, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो जब भी हम किसी गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब गैसियस सॉल्यूट प्लस वाटर अगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से क्या बना, सॉल्यूशन बना। और ये प्रोसेस कैसा होता है, यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियल प्रिंसिपल आप अच्छे से जानते हो कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट से किधर की तरफ आएंगे, रिएक्टेंट की तरफ। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको अच्छे से पता है डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, सबसे पहली बात, ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसके अलावा एक आप रिलेशन जानते हो कि ये जो प्रोसेस होती है क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा G की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये सेकेंड पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, और गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड में डिजॉल्व करते हो तो प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि चेंज इन एंट्रोपी भी इसके लिए क्या होगी, नेगेटिव होती है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S।
ठीक है, ये रिलेशन आप लोग ने इससे पहले आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स या एक्विलिब्रियम में। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डेल्टा एस जो होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए, डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा जी निगेटिव तब आएगा जब टेम्परेचर, जैसे ओवरऑल ये क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, डेल्टा एस निगेटिव है और माइनस टी है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या बना दिया मिलके, पॉजिटिव बना दिया। अब पॉजिटिव बना दिया तो डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब टी क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, लो होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अदरवाइज ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सोथर्मिक गैसीय सॉल्यूट को इसमें डिजॉल्व करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होना चाहिए क्या, लो होना चाहिए। तो यहाँ से एक रिलेशन बना कि solubility of gaseous solute in liquid inversely proportional to temperature। ठीक है, कि टेम्परेचर जितना कम होगा गैसियस सॉल्यूट क्या होंगे, उतना ज़्यादा लिक्विड में डिजॉल्व होंगे, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा गैसियस सॉल्यूट क्या होंगे, उतने कम डिजॉल्व होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सब जो टर्म बताए इसको भी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव होता है, सारे नेगेटिव हैं। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट अपना जो है थर्ड फैक्टर जो है प्रेशर का। तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि प्रेशर का गैस पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। अपने पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए कंटेनर है, इसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए गैस, यहाँ पर एबोव लिक्विड सरफेस क्या है, गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पर मान लो गैस के मॉलिक्यूल है, तो इस पर अगर हम जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड में उतने ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो प्रेशर का क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब जितना ज़्यादा आप लिक्विड इसके गैस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे लिक्विड में, उतने ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। ये तीन फैक्टर हो गए। ठीक है, पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड फैक्टर था टेम्परेचर का इफेक्ट, और थर्ड जो था प्रेशर का। तो प्रेशर में हमने देखा था सॉलिड को जब डिजॉल्व कर रहे थे लिक्विड में तो नेग्लिजिबल इफेक्ट आया था, बट गैस में जब डिजॉल्व करते हैं गैस को लिक्विड में, तो वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट अपना आता है हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ। नेक्स्ट आता है अपना हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट जो क्या है कि पार्शियल प्रेशर applied by any gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction present in
प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली रिविजन करें तो बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सरफेस। किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर हम गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड में डिजॉल्व होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। तो मतलब ओवरऑल ये बोला जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सरफेस। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ से एक नया कांस्टेंट आता है KH। ये आपका हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, जहां पर P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। KH क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट एंड X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ गैस। और इसी को हेनरीज ने क्या करा, अमाउंट ऑफ गैस ही बोला है, ठीक है। अमाउंट का गैस को जब किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेनरीज लॉ। अब यहाँ से कुछ पॉइंट भी निकल के आते हैं कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट ले लें तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल रहा है कि KH जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। मतलब KH की वैल्यू क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी, KH की वैल्यू क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उतना कम होगा। और हमें ये अच्छे से पता है कि किसी भी गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, जिसको अमाउंट ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब अमाउंट ऑफ गैस जो डिजॉल्व होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसका KH से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब KH की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको शॉर्ट में मैं लिख दूं तो क्या होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility ऑफ गैस इन लिक्विड सरफेस, ठीक है। ये चीज यहाँ से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है, हेनरीज लॉ से। अब यहाँ से ग्राफ आता है। ग्राफ क्या बोलता है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या है, इससे अगर हम ग्राफ कवर करें, इसे कंपेयर कराएं y = mx से, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ क्या निकल के आता है कि अगर हम y एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ले लें और x एक्सिस में हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया, इसका जो स्लोप आएगा क्या होगा, ओरिजिन से पास होता है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर, y = mx से, m का मतलब क्या है, यहाँ से ये KH हो जाएगा। और ये जो ग्राफ होगा ओरिजिन से पास होगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ग्राफ कहाँ होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये आप ग्राफ ध्यान रखिए, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। और ग्राफ जो होगा इसका स्लोप क्या होगा, KH होगा, और ये जो होगा ओरिजिन से पास होगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ पर जो KH के पॉइंट और है, जो KH की वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। एक पॉइंट और जानते रहो, KH की वैल्यू जो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक आपको हेनरीज लॉ क्लियर हो गया होगा कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहोगे तो KH आएगा, ठीक है। KH यहाँ पर KH का x अगर की कांस्टेंट ले लें तो KH क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा। मतलब KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उतना कम होगा, मतलब अमाउंट ऑफ गैस उतना कम डिजॉल्व होगा। और आपको अच्छे से पता है किसी गैस को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा और KH की वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इन तीनों का मतलब से ये निकल रहा है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ग्राफ बनाओगे, ग्राफ का इसको कंपेयर करा दो y = mx से, तो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। और यहाँ पर जो KH होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। ये हो गया आपका
मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस में, टी जो होगा पार्शियल प्रेशर वाई एक्सिस में, और ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है, यहाँ पर KH की वैल्यू दिया है और यहाँ पे मान लीजिए कोई गैस का मैंने नाम दे दिया, मान लो यहाँ पर 4.17 है, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर HCl ले लिया, ठीक है, ये KH की वैल्यू दिया, और एक वैल्यू मान लो 3.1 दे दिया, एक वैल्यू 2.1, यहाँ पे मान लीजिए मैंने O2 ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए N2 ले लिया, ठीक है। ये डिफरेंट गैस है HCl, O2 और N2, और इसकी KH वैल्यू दिया है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए इसके बेसिस इसको देख के बताइए कि इनमें से कौन सी गैस जो होगी ज़्यादा डिजॉल्व होगी, ठीक है, इसमें लिक्विड सॉल्वेंट में। तो आप कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे, ये वाला कि KH की वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब अमाउंट ऑफ गैस। तो जिसकी KH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। यहाँ पर अगर HCl नहीं ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सपोज हमने N2 ले लिया, ठीक है, N2 लिया है, चलो इसको मैंने ले लिया H2 ले लिया, ठीक है। तो इसमें से पूछा जाए, बताइए इन तीनों में से कौन सी गैस जो होगी लिक्विड सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होगी। तो जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो गैस क्या होगा, सबसे कम डिजॉल्व होगा, उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कौन सी गैस सबसे ज़्यादा डिजॉल्व है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि KH की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी लिक्विड में, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आप जानते रहिए। तो ये आपका हो गया हेनरीज लॉ, ठीक है, इसका स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ग्राफ से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, हमने हेनरीज लॉ पढ़ लिया है। आज का जो लास्ट टॉपिक है, हेनरीज लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में हम जो देखते हैं ज़्यादातर। तो नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। तीन बहुत फेमस एग्जांपल हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, फ्रीजिंग ऑफ सोडा बॉटल व्हेन इट ओपन, ठीक है। आप लोग ने जल्दी देखा होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक थी बॉटल को, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि CO2 को हाई प्रेशर में वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप ओपन करते हो तो आपको तब आवाज आती है और गैस बाहर निकलती है और उसके साथ लिक्विड भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल इस तरह से बना दी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की एक इस तरह से बॉटल एक बना दी, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो CO2 गैस है वो क्या होता है, हाई प्रेशर पे CO2 गैस क्या होता है, इसमें डिजॉल्व होता है। वाटर में क्या होता है, CO2 गैस हाई प्रेशर पे डिजॉल्व होता है, हाई प्रेशर में इसमें डिजॉल्व करते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि CO2 प्लस H2O तो कौन सा एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो हम लोग कौन सा एसिड पीते हैं, कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है। तो CO2 गैस जब वाटर में हाई प्रेशर में मिक्स करते हैं, मिक्स करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो केस ये आता है कि जब हम एक और हम बॉटल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्या था, CO2 को वाटर में हाई प्रेशर हमने कंप्रेस करके इसमें फिलअप कर दिया। अब कंडीशन ये आता है कि जब हम, अब इसमें क्या है कि आपका CO2 और प्लस क्या है H2O है, इसमें डिजॉल्व है। अब क्या होगा कि जैसे ही अब बाहर का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1 atm होता है, हाई प्रेशर में हमने इसमें करके डिजॉल्व तो कर दिया। अब अंदर का जो प्रेशर है, मान लीजिए 4 atm है या 3 atm है, 1 से तो ज़्यादा ही होगा। अब जैसे ही हम इस कैप को ओपन करते हैं, CO2 जो बाहर आ रहा है, CO2 जो बाहर आएगा, तो अंदर का जो बॉटल के अंदर का प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिलीज होगा ना, क्योंकि अंदर प्रेशर क्या है 4, मान लीजिए सपोज 4 atm है, बाहर का 1 atm है। जैसे ही कैप खोलोगे तो अंदर हाई प्रेशर है तो CO2 क्या होगा, वो क्या होगा, बाहर आएगा। तो प्रेशर आपको अच्छे से पता है कि जब प्रेशर डिक्रीज होगा अंदर का, तो प्रेशर के साथ जो मोल फ्रैक्शन है, या बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अंदर का प्रेशर जब डिक्रीज होगा, जैसे ही कैप ओपन करोगे तो गैस जो इसमें डिजॉल्व है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो वो जो सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में डिजोल्व है हाई प्रेशर को CO2 वो क्या होगा बाहर निकलेगा, और इसीलिए वहाँ पर क्या होता है फ्रीजेज आउट होगा, इसीलिए वहाँ पर साउंड आता है। ठीक है, यहाँ पर हेनरीज लॉ है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा डिक्रीज होगा, और इसका अंदर क्या होगा प्रेशर कम होगा, तो वो फ्रीज आउट क्या होगा बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही है, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा बॉटल को जब हम कैप ओपन करते हैं तो साउंड करके CO2 जो भी गैस अंदर डिजोल्व हाई प्रेशर पे, प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस भी क्या होगा डिक्रीज होगा, तो कहाँ होगा बाहर आएगा। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन है, सेकेंड कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, जैसे पहाड़ वहाड़ पे शिमला उमला चले गए। ठीक है, ये मान लो हाई एल्टीट्यूड पे हम जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे घूमने गए, तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ऊपर की तरफ जाते हो तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है फॉल होगा, प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा। अब आपको अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो गैस होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो भी क्या डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा ये भी डिक्रीज होगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन ब्लड, डिजोल्व इन ब्लड वो क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड यहाँ पर एज क्या है सॉल्वेंट है और गैस क्या है सॉल्यूट है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू हेनरी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो हमारे ब्लड जो एज ए सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा, और इसका लेवल ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम होते ही आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, जैसे यहाँ पे टायर्डनेस हो जाएगा, थकान लगेगी। ठीक है, टायर्डनेस टायर्डनेस होगा, और क्या हो सकता है एनॉक्सिया, एनॉक्सिया की प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह की आपको क्या आती है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मेंटल अनकॉन्शियस होगा, मेंटल अनकॉन्शियसनेस होगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, टायर्डनेस थकान टाइप लगेगी, एनॉक्सिया मतलब बेहोशी टाइप लगेगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, इस तरह से आपका हाई एल्टीट्यूड पे होता है। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल है हेनरीज लॉ का, दैट इज स्कूबा डाइवर्स से रिलेटेड। थर्ड जो एग्जांपल है स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जब भी सी में अंदर जाते हैं तो अपने पीठ पे क्या होते हैं सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर जो होते हैं जैसे मान लीजिए ये सी हो गया, ठीक है ये सी हो गया, अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस क्या होगा 1 atm होगा। अब स्कूबा डाइवर क्या होते हैं जैसे जैसे यहाँ पर सी के अंदर डीप में आएंगे, मान लीजिए इधर ये मस्ती में इधर तैर रहा है, ठीक है तैर नहीं रहा है मतलब गया है कुछ करने मान लीजिए सपोज, तो आपको पता है कि अभी दोनों जो एग्जाम्पल हमने देखा वहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा था फॉल हो रहा था, प्रेशर क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा कहानी कुछ उल्टा है। तो जैसे जैसे आप सी में अंदर डीप में जाओगे प्रेशर क्या होता है इंक्रीज होगा। और मोल हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट ऑफ गैस। तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा, ठीक है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा जैसे जैसे सी में डीप में अंदर जाओगे। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मान लीजिए ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है जो भी गैस है वो क्या होगा जैसे जैसे डीप में जाओगे इंक्रीज होगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब ये निकल के बाहर आएगा। अंदर है तो ठीक है सॉल्युबिलिटी क्या है ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही ये सरफेस पे आएगा, सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm है, और अंदर जो है प्रेशर उसके ब्लड में जो है जो गैस डिजोल्व है ब्लड में उसको क्या है ज़्यादा है। तो जैसे ही सरफेस पे आएगा तो ब्लड में जो ऑक्सीजन या जो भी गैस डिजोल्व है वो क्या होंगे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होंगे उनके पूरे बॉडी पे जगह जगह क्या होंगे
फूल जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, फूल जाएगा जगह जगह, क्योंकि क्या है, प्रेशर हाई है अंदर, और जैसे ही सरफेस पे आएगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर जगह जगह उसके बॉडी में क्या होंगे, फूल जाएंगे, तो दिक्कत ये आएगी। इसीलिए आपको एक चीज़ याद होगा कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर में क्या भरा होता है, एयर डाइल्यूटेड विथ, यहाँ पर क्या होता है, 32.1% ऑक्सीजन होता है, प्लस 56.2% यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होता है, प्लस 11.7% कौन सा होता है, हीलियम गैस होता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट करिएगा, जानते रहिएगा कि जो सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं उसमें क्या चीज़ होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में एयर होता है डाइल्यूटेड विथ 32.1% ऑक्सीजन होता है, 56.2% नाइट्रोजन गैस होता है, एंड 11.7% हीलियम गैस होता है। तो अपना ये हेनरीज लॉ का और आज का लेक्चर पूरा कवर हो गया। तो हम लोग ने आज के लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर के सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ पढ़ा, सॉल्युबिलिटी के बारे में जाना, सॉल्युबिलिटी होता क्या है, उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी में सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा किसी भी गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा। हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड में भी इसका स्टेटमेंट आता है, ठीक है। ग्राफ पढ़ा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ने एग्जाम्पल देखे कि हेनरीज लॉ के 3 एग्जाम्पल हैं, और ये इसमें सिलेंडर जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं क्या क्या परसेंटेज कंपोजिशन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।